और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ मंजरी अग्रवाल, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है मंजरी जी मैम आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मंजरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखा जा रहा है कि आज पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिकी हुई है। पाकिस्तान जो आतंक का अड्डा है, जो शांति की वार्ता कराने के लिए जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो टॉक, इस्लामाबाद टॉक होने जा रही है, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? उसका आखिरकार अर्थ क्या है? देखिए, ईरान ने इस युद्ध में अपनी स्थिति बहुत अच्छी तरह से मजबूत की है। हम्म। हॉर्मूज पहले भी खुला था, और वो जिसकी शर्त अमेरिका रख रहा है, जिस चीज को यूएन में रशिया ने उसको काउंटर भी किया कि हॉर्मूज आपके एक्शन से पहले हॉर्मूज खुला हुआ था, और अब आप उसे खोलने की कोशिश करें, आपके एक्शन है जिसके कारण बंद हुआ। ईरान को बहुत दिनों से तक इन्होंने सैंक्शन में रखा था। अब हॉर्मुज से टैक्स ईरान वसूल रहा है, मतलब जो इस युद्ध में उस हताहत हुआ है और जो इस युद्ध में उसका नुकसान हुआ है, उसकी कीमत अब ईरान महसूस कर रहा है, वसूल कर रहा है। इससे पहले आपने जेलेंस्की के साथ ट्रंप की मीटिंग देखी थी। हम्म। कमजोर देश के साथ, कमजोर राष्ट्रपति के साथ अमेरिका कैसे बात करता है, जी। ये आपने साफ साफ देखा कि उन्होंने वहां बैठ करके जेलेंस्की को अच्छी तरीके से लताड़ा था। हम्म। और आज जो है ईरान के साथ वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बात कर रहे हैं, हम्म। जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। अमेरिका इज रेडी टू टॉक। और इस बीच में ऐसा नहीं है अमेरिका अपना जो इनका असलहे बारूद सब खत्म हो गया है, हम्म। उसको वापस लोड कर रहे हैं। आप स्टॉक पाइल कहते हैं ना, स्टॉक पाइल मेंटेन हम्म। हम्म। करना, तो वो चीज ये लोग कर रहे हैं। तो फ्रंट में बातचीत चल रही है, और उसके बाद ईरान से, हाँ, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ईरान बात कर रहा है। हम्म। अमेरिका इसमें थोड़ा सा बैकफुट पे है, क्योंकि ईरान जो लेबनान के लिए चाह रहा है कि लेबनान के ऊपर इसराइल बमबारी बंद करे, तो आज हम्म। फिर इसराइल ने जो है बमबारी कर दी है। हम्म। तो यहाँ पहली बार आप इसराइल और अमेरिका के बीच में एक फिशर देखेंगे। पहली चीज, इसराइल और ईरान और यूएस तीनों जने मिलकर के इस युद्ध को शुरू किया था, हम्म। जिसमें एक पार्टी इसराइल नदारद है। हम्म। शर्त यह है, लेबनान पे बमबारी मत कीजिए। उन्होंने आज सुबह भी कर दी। हम्म। अमेरिका कह रहा है कि हाँ, वो रोक देंगे। इसराइल ने करके दिखा दिया कि हम हम्म। नहीं रोकेंगे। हम्म। ईरान ने क्या कहा कि अगर लेबनान पे बमबारी नहीं रुकेगी तो हम बातचीत के लिए फेस टू फेस नहीं हम्म। आएंगे, और वो आज हो चुका है। हम्म। बहरहाल पाकिस्तान इसमें कबूतर की भूमिका में, एक तरफ से चिट्ठी दूसरी तरफ ले जा रहा पोस्ट है, मैन इसके जी। लिए वो खुश जी। हो ले, हम्म। अपनी पीठ थपथपा ले, जो कुछ भी कर रही है उनका है। हम्म। ये जो बच्चों के ऊपर अटैक किया है, हम्म। और ऐसा नहीं है, जबकि मोसाद भी अपने आप को कहता है कि उनको चप्पे चप्पे की जानकारी रहती है, डीप हम्म। नॉलेज, पेनिट्रेटिंग नॉलेज इनके पास होती है, हम्म। सीआईए के पास भी होती है। तो फिर स्कूल के ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं जी। करना चाहिए। ठीक है। इस पर्टिकुलर वार्ता से पहले ईरान बहुत विनम्रता से बात करना चाह रहा था, हम्म। जिसको एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन तक पहुंचाया गया है। ठीक जी। है। आता हूं आपके पास मैम। हमारे साथ माथुर साहब भी जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, और आज देखा जा रहा है कि ईरान ने अपनी कंडीशंस को रख दिया है, इधर पाकिस्तान भी अपनी कंडीशन, हालांकि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध पर विराम लगे, पूर्ण विराम लगे, लेकिन ईरान काफी सख्त नजर आ रहा है। और इस लड़ाई में देखा गया, पूरे युद्ध में देखा गया कि ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर, जो एक पाकिस्तान की अगर भूमिका की बात कहें कि उसकी चाइना और रशिया की तरह भूमिका नहीं होगी, एक पोस्टमैन की तरह होगा, और वो चाहता होगा अगर इसमें हम अच्छी सी मेडिएटर की भूमिका निभाते हैं तो अमेरिका से उसको फायदा हो जाएगा, लोन मिल जाएगा, और बहुत कुछ अपनी उम्मीदें लगाकर पाकिस्तान बैठा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया अगर हमारी शर्तों को माना गया तभी हम फेस टू फेस बात करने को तैयार हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं एक दो बातें थोड़ा सा अपना मत भिन्न रखता हूं मैडम से। हम्म। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हम अक्सर ये बात कही जाती है कि अमेरिका बिल्कुल हार गया, पिछड़ गया। ये हम्म। मैं मानता हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, ईरान जिसको कि हम कह रहे हैं बैक फुट, फ्रंट फुट पे खेल रहा है, हम्म। उसकी आधी से ज्यादा नेवी खत्म हो चुकी है। हम्म। 80% एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उनके काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है।
उनके 3,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं, उनकी पूरी हायरार्की खत्म हो गई है, खामनेई से लेकर के आईआरजीसी कमांडरों से लेकर के वो सब खत्म कर दिए गए हैं। और उनका जो मिसाइल ड्रोन का जखीरा है वो 200 मिसाइल रोज की फायर कर रहे हैं। उनकी जो कैपेबिलिटी है उनको रिफर्बिश करने की वो 3-4 मिसाइल्स की है। तो जो उनकी ताकत है असल मिसाइल और ड्रोन वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, और ये ईरान को पता है, ईरान की सेना को भी पता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल पोजीशन और टोटल स्ट्रेंथ में है, वो नहीं, वो भी चाहते हैं बात करना, क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत खराब है। उनके पास सिर्फ एक चीज है, एक ट्रम्प कार्ड, और वो ट्रम्प कार्ड है उनकी भौगोलिक स्थिति। उनको एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र जल मार्ग पर अवैध का कब्जा करने की इजाजत देती है। ये उनकी भौगोलिक स्थिति की वजह से। क्यों मैं ये कह रहा हूं? देखिए, पूरे अंतरराष्ट्रीय नियम, यूएन क्लॉज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पे किसी एक राष्ट्र का कब्जा नहीं हो सकता, कोई किसी प्रकार से कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक अवैध कब्जा, इसको मैं आर्थिक आतंकवाद कह सकता हूं, अगर आप समझें इस बात को। तो जहां तक सवाल इसका है कि क्या इन बातचीत में क्या होने वाला है, पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ वाली नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका एक मैसेंजर की भी है। और आपको मैं, सुनील, 1 मिनट मेरे को आप दीजिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात। हालांकि मैडम कह चुकी हैं, मैंने फिर भी कहा ये बात, उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। वो ये है कि इसके अंदर दो अदृश्य शक्तियां, दो क्या, एक तो डेफिनेटली और दूसरी शायद अदृश्य शक्तियां जिन्होंने काम किया है। चीन का इस पूरी वार्ता में, इस पूरे पीस इनिशिएटिव में बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप देखिए, चीन बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। चीन का 90% ऑयल ईरान का 90% ऑयल चाइना जाता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। पूरे मिडिल ईस्ट के साथ उनके जो पश्चिम एशिया के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, उनके अरबों खरबों डॉलर का व्यापार वहां से होता है, वो बंद है। चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और उनके एक्सपोर्ट्स को काफी बड़ा धक्का लगा है इसके खत्म होने से। और दूसरी बात है कि वहां से उनका वेस्ट एशिया से उनका हीलियम आता है, हीलियम और कहीं नहीं हो रहा है अमेरिका और वेस्ट एशिया के अलावा, वो हीलियम इनके पास आना बंद हो गया। मेरा कहने का अर्थ यह है कि डिटेल्स में न जाते हुए, चाइना के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत दबाव पड़ रहा था, इसलिए चाइना चाहता है हर हाल में ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसको खत्म करने का रास्ता जो उनको नजर आया वो पाकिस्तान से होता हुआ निकला, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सकते हैं, और वही दबाव बनाया गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान यहां पर एक मैसेंजर का काम कर रहा है। 2-3 बातें और कही हैं। ईरान का जो डेलीगेशन आया है उसने साफ कहा है कि पहले ये जो अमेरिका फर्स्ट वाले लोग हैं इस डेलीगेशन में, उनसे तो हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो इजराइल फर्स्ट वाले हैं, यानी कि कृष्णर और विटकॉफ, उनसे हम बात नहीं करेंगे। अब आप देखिए, इतना बड़ा डेलीगेशन वहां से आया हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि हम सीधा 1-on-1 बातचीत शायद ना करें। तो अभी जो बातचीत का स्वरूप मेरे को नजर आ रहा है वो ये होगा कि ईरान वाले अपना पक्ष रखेंगे, और कोई भी जो भी होगा वो लेकर के अमेरिका के पास जाएगा, वहां से उसका जवाब आएगा, और वो ये काम होता रहेगा वहां पे। और यही एक तरीका मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखें, अगर इस डेलीगेशन में कृष्णर और ये विटकॉफ और ये शामिल हैं, तो ये इनको अगर बाहर खड़ा कर देंगे तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है कि जो शर्तें रखी हैं दोनों ने, दोनों की तमाम शर्तें एक दूसरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक खबर और आई है कि जो मर्तबा खामनेई हैं वो लगातार इनके साथ संपर्क में है, अपनी टीम ईरान के साथ। अर्थात जो आईआरजीसी और ईरान की जो इस्लामिक जो रेजिम है उसका पूरा इसमें हाथ है। और इतना मैं बता सकता हूं, इस्लामिक जो रेजिम है वो आज इस परिस्थिति में है कि वो हर हाल में इतना जो उनका नुकसान हुआ है उसका बदला लेने की कोशिश करेगी, बदला। तो अगर ये रहेगा तो मुझे शांति की का संभावना कम लग रही है। लेकिन उसी सांस में ये बात भी कहूंगा कि अच्छा कदम है, और ये कदम अगर इसका ये भी एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हम सीज फायर को लागू रखेंगे और आने वाले 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या ऐसे बात करेंगे। एक चीज और आपको देखने की आवश्यकता है कि एक प्रस्तावित दौरा डोनाल्ड ट्रंप का चीन का होने वाला है। उसके पहले ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई यहां पर ऐसा चीज हो जाए ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए, और ये क्लैरिटी बढ़ने के बाद वो एक व्यापारिक तौर पे चीन से अलग अलग लेवल से बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ट्रंप ने अपने इतने हेवी डेलीगेशन को इस बातचीत के लिए भेजा है। तो ट्रंप ने क्यों, लेकिन उसी सांस में वो कह रहे हैं कि हमने आपको जिंदा ही इसलिए छोड़ा है कि आप बातचीत करें, हम आपको तबाह कर देंगे। तो ट्रंप का
क्या वो बोलते हैं, क्या कब कहते हैं। अगर बिल्कुल। ये आप मान लीजिए आप ईरान का डेलीगेशन हो सुनील, और ये आपको कोई कहे कि हमने आपको जिंदा इसलिए छोड़ा है कि आप मुझसे बात कर सकें, तो ये कहीं ना कहीं इन बातचीत को डिरेल करने ट्रंप की भी ने कई संभावना बार बढ़ गई। ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो उनकी जग हसाई हुई है, सभी ने सुना। कभी कभी वो इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे बस स्टैंड पर लोग बात करते हैं, उनका स्टेटमेंट कभी मिमिक्री करते हैं। तो एक दुनिया के सबसे विशालतम लोकतंत्र, प्राचीन लोकतंत्र कहा जाए, उसके अगर मुखिया इस प्रकार की बात करते हैं, जग हसाई होती है। लेकिन सर सवाल इस बात का है, जहां अगर देखा जाए कि एक तरफ ये टॉक होने जा रही है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और वो कह रहा है कि वो इस शांति वार्ता का हिस्सा नहीं है। मतलब इजराइल पाकिस्तान से नफरत करता है क्योंकि देखा गया कि हमास उन्हें वहां पर सम्मानित किया गया, पहले ही कहा गया कि आतंक का वो अड्डा है। तो क्या आपको लगता है कि इजराइल कहीं इस टॉक का कहीं गले की फांस ना बन जाए? देखिए सुनील, मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई भी इजराइल की वजह से शुरू हुई थी। हम्म। और ये इजराइल, देखिए आप जब हम बात कर रहे हैं कि इजराइल को पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है, पाकिस्तान को तो कोई भी पसंद नहीं करता है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। बड़ा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान जो है इजराइल से नफरत करता है। पसंद करना एक बात होती है और नफरत करना मेरे हिसाब से दूसरी बात होती है। और जिस प्रकार का जो एक्स पर पोस्ट उनके रक्षा मंत्री का आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल जो है वो एक पता नहीं सांप है या पता नहीं क्या बोला, उन्होंने बोला जहर है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इजराइल को बनाया है, यानी साफ साफ उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर, अमेरिका के ऊपर ये कर दिया है कि जिन लोगों ने इस इजराइल को बनाया उसको जहन्नम मिले या समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार के जब आपके विचार हैं तो ये किसके कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात मैं बताता हूं, ये न केवल इजराइल, आप जेडी वांस का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हिजबुल्ला इस शर्त में इसमें शामिल नहीं है। अब वो बात हो सकती है कि ईरान ने कोई मसौदा दिया हो, अब पाकिस्तान ने रास्ते में उस मसौदे को थोड़ा माइल्ड करके और फिर अमेरिका के पास पहुंचाया हो, तो ये संभावना हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये वार्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जिस प्रकार की हालत में पाकिस्तान आज है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, और जिस प्रकार की आंतरिक संरचना कंडीशंस उनकी हैं, उनको बहुत जबरदस्त इस प्रकार के एक सपोर्ट सहारे का वो था। और 2-4 चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप दो ही पार्टियां यहां पर हैं, और वो भी 2 पार्टियां किसी तीसरे के मार्फत बातचीत कर रही हैं, जिसको कि बातचीत कहा ही नहीं जा सकता। उसके अलावा इसमें पश्चिम एशिया के वो तमाम देश शामिल हैं। अगर ईरान कहता है कि हमें आप मुआवजा दीजिए जो नुकसान हमारा हुआ है, तो सऊदी अरब का जो नुकसान आपने किया है, यूएई का जो नुकसान आपने किया है, कतर, बहरीन, ओमान का जो नुकसान आपने किया है, उसका मुआवजा कौन देगा? इजराइल का जो इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा कौन देगा? तो ये जो मुआवजे की जहां तक बात है, मुझे लगता है ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर है। ये सिर्फ इस बातचीत का ये नतीजा शायद निकल सकता है कि आप थोड़े दिन समय के बाद और बातचीत करें, युद्ध को विराम की कंडीशन में रहने दें, तब कहीं जाकर के थोड़ी इसमें आगे बात बढ़ने की जरूरत है। ये तमाम चीजें उभर करके आएंगी। बिल्कुल मंजरी मैडम, देखा जाए कि अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति उनके जेडी वंस वहां पर बेंच पहुंच चुके हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जहां पर कहा जा रहा है कि अगर वो टॉक नहीं मानी जाती है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि हमारे विमान बिल्कुल तैयार खड़े हैं और बिल्कुल एडवांस तरीके से, अगर वो नहीं मानते तो हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और एक तरफ ये देखा जा रहा है कि ईरान बिल्कुल भी मतलब एकदम बहुत रिजिड है वो अपनी बातों को लेकर। अब आप क्या इसे आप किस प्रकार से देखते हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं कि दोनों देशों को टेबल पर मनवा सके, बस वो मैसेंजर की एक भूमिका निभा सकता है? देखिए, साफ साफ इस तरह से है कि अमेरिका ने एक अटेम्प्ट ईरान पे लेके देख लिया है, और ईरान कहीं से भी उनको उनसे कमजोर नहीं पड़ा। पेट्रियट वगैरह सब डिप्लॉय होने के बावजूद, आयरन डोम डिप्लॉय होने के बावजूद, जो स्ट्रैटेजी ईरान ने यूज की है वो इजराइल में सैन्य ठिकानों पर हमला कर पा रहा है, आर्म्ड फैक्ट्रीज पे उसने हमला कर लिया है। तो द थिंग इज कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी पोल यहाँ पर खुल जाती है। ठीक है, वो और एडवांस हथियार ले आएंगे, बट द थिंग इज कि जिस तरीके से ईरान इस समय अपने कई 31 फ्रंट्स जनरल से 31 फैक्शन से लड़ रहा है, वो भी एक मैसेज है कि यहाँ इनके पास स्टॉप वेपन नहीं है। फर्स्ट हमला अमेरिका ने किया था। ये जो शांति वार्ता अभी हो रही है, ये तब भी हो सकती थी और तब फेस टू फेस बात करने की स्थिति थी। आप मई में एक झड़प करके देख चुके थे, पिछली मई में, लेकिन आपका कोई नतीजा नहीं निकला। उस समय भी ईरान ने बता के किया था कि देखिए हम हमला करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो
अनअनाउंस्ड अनप्रेसिडेंटेड हमला हुआ है, उसका रिटेलिएशन ईरान को देना पड़ा है। अब अगर आप कहिए वो 80 किलोमीटर वाइड हॉर्मुज की, तो देखिए इंटरनेशनल वाटर 200 किलोमीटर तक होता है, माइल्स तक होता है। तो ये जब 80 में है, लेट मी स्पीक सो प्लीज, ये जो 80 km है, ये उनकी एक तरीके से कहिए कि नेशनल बाउंड्री के अंदर आता है। अब अगर उसको उन्होंने अभी तक खुला रखा था, पर युद्ध में हुए लॉसेस को पूरा करने के लिए वो उसको टैक्स कर रहे हैं। बहुत सारे ईरान के ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी अमेरिका से सुपीरियर इस समय पड़ रही है। अब आ जाते हैं ट्रम्प की बात पे। देखिए, ट्रम्प इस समय इजराइल की तरफ से प्रॉमिस करने में सक्षम नहीं है, एंड दैट इज द मेन ग्लिच जो इस शांति वार्ता में आपको देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह ने, जब हमास ने हमला किया था, तो हिजबुल्लाह ने हमास का साथ दिया था उस समय भी, 7 अक्टूबर 2023 को। तो अब हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अटैक किया था इजराइल ने, हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म भी किया था। हिजबुल्लाह अपने आप को रिजरेक्ट करने में, पुनर्जागृत करने में सक्षम हो गया। जितनी भी सुन्नी नेशंस हैं वो अमेरिका के पाले में हैं, जो शिया नेशंस हैं वो ईरान की तरफ हैं। तो ये एक पावर स्ट्रगल है और ये पेट्रोल के ट्रेड की लड़ाई है। इसमें सबसे बड़ा फायदा रशिया को हुआ है, और रशिया ने ही वीटो किया है। रशिया ही कैस्पियन सी के थ्रू हथियार दे रहा है। नॉर्थ कोरिया वाया रशिया, वाया कैस्पियन सी हथियार पहुंचा रहा है ईरान को। तो ईरान के पास हथियार, इन सब चीजों की कोई कमी ही नहीं होने वाली। अब आ जाती है बात चाइना पे। ट्रम्प जब अपना इलेक्शन लड़ रहे थे पिछली बार, तो चाइना ने ट्रम्प को अपना मतलब फंडेड ये सब बता करके ट्रम्प को बाइडेन वाले इलेक्शन में, जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, तब हरवाया था। ट्रम्प एक तरीके से कहिए बदला अपना लेना भूलते नहीं है। वेनेजुएला से चाइना को बहुत तेल आ रहा था, वेनेजुएला से अब चाइना को तेल आने में बहुत मुश्किल है। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ईरान था, अब ईरान भी चाइना को सप्लाई करने में दिक्कत है, दे रहा है। और चाइना के बहुत सारे पैसे इस एरिया में लगे हैं। तो जो चोक हो रहा है यहाँ पर, वो ईरान के साथ साथ चाइना भी हो रहा है। ईरान को फिर भी कुछ लेवरेज मिली है। चाइना के लिए इस समय सर्वाइवल धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि पहले उनके पास कोल हुआ करता था, वो हमने रोक दिया। कार्माइकल माइंस अडानी ने ले ली थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे चाइना के लिए एनर्जी क्राइसिस एक फैक्ट है। तो अगर कोई कहे चाइना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और चाइना के कहने पर, अरेंज करने पे वार्ता हो रही है, नहीं, इसके पीछे रशिया है, इसके पीछे थोड़े बहुत मोदी जी के इनिशिएटिव है। चाइना की कोई नहीं सुन रहा, बल्कि एक तरीके से कहिए चाइना में एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उसके एक्सपोर्ट रुके, जिससे उसके पैसे खराब हों, और जिससे उसकी पोजीशन वर्ल्ड में वीक। और जो टेक्नोलॉजी जिससे ये ईरान लड़ रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है, वो नॉर्थ कोरिया और वो मेनली रशिया से ली हुई है। और रशिया ही वहां इस्फहान में इनकी न्यूक्लियर एनर्जी करवा रहा था। इस्फहान अटैक से पहले रशिया ने अपने साइंटिस्ट बुलाए हैं, उसके बाद वहां पर अमेरिकन चॉपर्स गए हैं, और आपको खुद मालूम है अमेरिका वहां पर सफल नहीं हुआ। इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने वहां पर किया, अपने ही विमानों को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अमेरिका। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप नाम कुछ भी दीजिए ईरान, अपनी टेरिटरी में अपने तेल को, अपने हॉर्मूज को, सबको प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गया, और अमेरिका जैसी महाशक्ति के खिलाफ। एक सवाल इसमें और निकलकर सामने आता है, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत अगर देखा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अगर देखा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिका में बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर देखा जाए कि ट्रंप की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है, क्योंकि वहां के लोग खुद ये चाहते हैं कि युद्ध पर विराम लगे, और अमेरिका खुद चाहता है कि इस युद्ध को रुके। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को वहां पर भेजा है। क्या आपको लगता है कि स्टॉक से जो होने वाली, हालांकि ईरान इस पर बहुत रिजिड है, एक तरफ देखा जा रहा है कि आईडीएफ लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, वहां पर देखा जा रहा है कि तमाम ठिकानों पर लगातार जैसे ही सीज फायर हुआ 7 घंटे बाद वहां पर लेबनान पर हमले चालू हो गई। इजराइल कह रहा है कि सीज फायर का हिस्सा नहीं है यहाँ का, मतलब तो हमले लगातार होंगे। तो आपको लगता है कि स्टॉक में सब कुछ आयरन आउट हो पाएगा? सुनील, पहले तो मैं आई थिंक सो सर, ये क्वेश्चन मुझसे है।
ओके। तो इसराइल का टारगेट है ग्रेटर इसराइल बनाना। वो एक तरफ बेनगुरियन कनाल खोद रहे हैं जो सुएज कैनाल का उनका काउंटर पार्ट होगा, और दूसरा जो है मेडिटेरेनियन का जो ये ईस्टर्न पार्ट है जिसे ये बिल्कुल वेस्ट कोस्ट कहते हैं, उसको पूरा का पूरा वो हस्तगत करना चाहते हैं बिल्कुल, ताकि बहुत बहुत आईलैंड शुक्रिया। जैसा। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का निकलकर सामने आ रहा है कि इस टॉक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। सभी की नजरें इस्लामाबाद टॉक पर टिकी हुई हैं। सभी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ईद पर विराम लगे, जिससे अमन चैन हो और शांति आए और खुशहाल तरीके से सभी की जिंदगियां चले, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस युद्ध की वजह से तमाम देशों को बहुत नुकसान हुआ है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।